नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी साथियों ने ये आपका पेपर नंबर 4 है, ठीक है ना। सॉरी, पेपर नंबर 5वां, पेपर नंबर 5वां है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। तो इस 5वें पेपर का पूर्णांक 60 नंबर का होगा। मैंने आपको इससे संबंधित 2 पार्ट करवा दिए हैं और साथ में अब ये आपको तीसरा पार्ट है। आपको यूनिट 1 से लेकर के 6 यूनिट तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। बाकी की आप लोग सभी वीडियो को देखते रहिएगा और मुख्य मुख्य प्रश्नों को पढ़ते रहिएगा। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलेंगे, आज हम इसके पार्ट नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो साथियों, ये तीसरे पार्ट में मैंने यूनिट नंबर 1 और 2 को शामिल किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने यूनिट नंबर 3 और 4 को शामिल किया है और थर्ड पार्ट में मैंने यूनिट नंबर 5 और 6 को शामिल किया है। तो आप लोग सभी तीनों के तीनों वीडियो को जाकर के देखेंगे और इनका एक मॉडल पेपर यानी गैस पेपर भी मैं लेकर आऊँगा। आप लोग गैस पेपर को ज़रूर देखेंगे और पूरी तन और मन के साथ पढ़ाई करेंगे। मैं भी आपके साथ लगातार मेहनत कर रहा हूँ और देख रहे हैं आप लोग, विगत जो परीक्षाएं पेपर लगे हैं उन सभी में हमारे प्रश्न लगातार आ रहे हैं। सबका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है साथियों। चलेंगे, आज हम बात करते हैं यूनिट नंबर पहली। तो यूनिट नंबर पहली तो देखेंगे, सबसे पहले आपको प्रश्न देखने हैं छोटे छोटे और फिर बड़े, फिर निबंधात्मक। तो प्रश्न का लेवल देखेंगे और प्रश्न मुख्य मुख्य पढ़ के जाने हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, भाषा अभिव्यक्ति का कैसा रूप है। तो आपको याद रखना है, भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का मूर्त रूप है। क्या है? मूर्त रूप है साथियों, याद रखना बिल्कुल भी, ठीक है ना, अच्छे से। अगला प्रश्न है, भाषा का मूल आधार क्या है। भाषा का मूल आधार क्या है? हमारा वाक तंत्र है। वाक तंत्र हमारी भाषा के मूल आधार हैं। और बात करते हैं अगला कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास हुआ है अपभ्रंश से। कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है ना। और आप सभी को पता है भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद सबसे मोस्ट प्रश्न यह है कि हिंदी भाषा में प्रयोग आने वाली लिपि का नाम क्या है। तो हिंदी भाषा में जो प्रयोग लिपि की जाती है उसका नाम है देवनागरी। देवनागरी लिपि आती है हमारी, ठीक है ना। चलिए, इसकी विशेषता क्या होती है कि जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। यही हमारी देवनागरी की क्या है? विशेषता है। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये देखिएगा, जो वर्णों में व्यक्त होती है उसे हम भाषा कहते हैं। तो ये परिभाषा किसकी थी? याद रखेंगे अच्छे से, महर्षि पतंजलि की परिभाषा है कि जो वर्णों से व्यक्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। और हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश से हुआ है। तो अपभ्रंश कौन सी अपभ्रंश से साथियों? पूछ लिया गया 2016 में। शोरसेनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का उद्गम हुआ है, ठीक है ना। शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय आर्य भाषा विश्व के किस भाषा परिवार से संबंधित रखती है। भारोपीय, भारत प्लस यूरोप, उसको बोलते हैं हम भारोपीय, ठीक है ना, भाषा परिवार से। आपको मैंने बताया था, आप चौथे पेपर में पढ़ के आए होंगे कि भाषा का परिवार कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का परिवार है भाषा का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बोली पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी बोली कौन सी नहीं है? तो देखिए साथियों, कन्नौज नहीं है। कौन सा नहीं है? कन्नौज नहीं है। और हाड़ौती बोली किस जिले में बोली जाती है? तो साथियों, हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिले आते हैं जहाँ पर हाड़ौती बोली बोली जाती है। एक तो है हमारा कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो यहाँ पर आपको बूंदी दिया गया है, 4 में से आप लोग याद कर लेना। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन 4 जिलों के अंतर्गत हाड़ौती बोली बोली जाती है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या है? बूंदी है। 4 जिले याद रख लेना, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा का मानकीकरण किया जाता है एक रूपता के लिए। मानकीकरण किस लिए किया जाता है? एक रूपता के लिए। और 48 का मानक रूप क्या है? तो ये 48 आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, ये 48 है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, खा रही हूँ को खाई रही हूँ। खा रही हूँ ये शब्द है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? खाई रही हूँ। तो ये किस भाषा में बोला गया? बागड़ी भाषा में बोला गया है। हिंदी से किस में आया है? बागड़ी भाषा है ये, खाई रही हूँ, ठीक है ना। तो आपसे भाषा शैली बहुत अच्छे से आनी चाहिए भाई। मालवा अंचल की भाषा। तो मालवा अंचल की भाषा जो है साथियों कहाँ बोली जाती है? मालवी भाषा है। कौन सी है? मालवी है। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी उपबोलियाँ कौन सी हैं, तो साथियों मालवी की उपबोलियाँ एक तो निमाड़ी, एक निमाड़ी और दूसरी है रागड़ी। कौन सी है? रागड़ी। कौन सी है? रागड़ी, ठीक है ना, याद रख लेना। चलिए अगला प्रश्न है,
भारतीय आर्य भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो साथियों 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं मानी गई हैं, उनके नाम बताओ। मोस्ट प्रश्न है, याद रख लेना इसको बिल्कुल अच्छे से। हिंदी भाषा के अंदर 5 उपभाषाएं हैं, उनके नाम आपको याद रखना है। पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी भाषा। ठीक है ना, ये हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं। ओके, चलिएगा अगला प्रश्न क्या है देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का नाम का प्रयोग किसने किया था? तो राजस्थानी भाषा के नाम का प्रयोग सबसे पहले याद रखना किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने किया था, 1829 के अंतर्गत किया था। याद रखना इसको, सबसे पहले राजस्थानी भाषा के नाम का प्रयोग, ठीक है ना, कर्नल जेम्स टॉड ने किया था 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए और भी प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले राजस्थानी शब्द का उपयोग या राजस्थानी शब्द की अगर हम बात करें तो कहाँ से मिलता है? सबसे पहले उद्बोधन सूरि के कुंबले-माला ग्रंथ से मिलता है, जहाँ पर राजस्थानी भाषा को मरुभाषा नाम दिया गया है और उस ग्रंथ के अंतर्गत 18 भाषाओं का उल्लेख है। 18 भाषाओं का उल्लेख है कुंबले-माला ग्रंथ के अंदर, उद्बोधन सूरि द्वारा लिखा गया है। 1912 ईस्वी के अंतर्गत हम बात करते हैं, देखिएगा और विस्तार से पढ़ो। 1912 ईस्वी में राजस्थानी जो शब्द है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया था और उनकी पुस्तक है सर्वे लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया। कौन सी है? सर्वे लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया पुस्तक के अंतर्गत जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है 1912 ईस्वी के अंतर्गत। क्लियर? अच्छे से समझ लो आप लोग, कहीं से भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारोपीय भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखना आपको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से? एक तो है कैंटुम बे और दूसरा है शतम। कैंटुम बे, शतम वर्ग, 2 वर्ग हैं। कैंटुम में कौन कौन सी आती है भाषा? ग्रीक, इटैलिक, केल्टी और जर्मनी, ठीक है ना। उसके बाद शतम वर्ग में आती है हमारी आर्मेनियम, अल्बानिया, फिजियन, भारत ईरानी भाषाएं। क्लियर? अच्छे से याद कर लेना। अगर बात करें हम हिंदी भाषा विकास के कालखंड कौन कौन से हैं, तो हिंदी भाषा कालखंड के 3 कालखंड हैं। याद रख लेना अच्छी तरीके से, हिंदी भाषा विकास के 3 कालखंड हैं। आज भी कह रहा हूँ मैं आपसे, हिंदी का प्रारंभिक काल माना जाता है 1000 से 1500 के बीच। उसके बाद हिंदी का मध्यकाल माना जाता है 1500 से 1800 के बीच, और जो वर्तमान में चल रहा है हिंदी का आधुनिक काल है वो 1800 से लेकर के वर्तमान तक चल रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, मानक भाषा का क्या अर्थ है या आदर्श भाषा का तात्पर्य क्या होगा? समझ लीजिए अच्छी तरीके से, मानक भाषा किसको कहते हैं या आदर्श भाषा किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो किसी भी भाषा क्षेत्र के पढ़े लिखे या शिष्ट लोग विचार विनिमय या कार्य व्यवहार के आधार पर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उस क्षेत्र की मानक भाषा आदर्श भाषा कहलाती है। और ये एक व्याकरण सम्मत भाषा होती है, इसमें एक रूपता होती है और भाषा शिक्षा का माध्यम होती है। अतः सभी पत्र पत्रिकाएं भी इसी मानक भाषा के अंतर्गत प्रकाशित की जाती है। क्लियर? अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न हम बताएंगे अच्छे से, ये लीजिए, देवनागरी में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी में ये भाषा लिखी जाती है, एक तो हिंदी है, दूसरा संस्कृत है, तीसरा मराठी है, चौथा नेपाली है। ये सभी 4 भाषाएं जो हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, साथियों देवनागरी के अंदर लिखी जाती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब चलेंगे बढ़ेंगे आगे। आपको अब पूछा जाए मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो साथियों मेवाती बोली जो है उत्तरी और पूर्वी भारत में राजस्थान में बोली जाती है, उत्तरी पूर्वी। अब इसके ज़िले पूछे जाए तो ज़िले आपको याद रखने अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है ना। ये मेवात बोली बोली जाती है मेवात में, ठीक है ना, मेवाती बोली, जिसको अलवर और भरतपुर ज़िले आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मुख्य प्रश्न आपको लगाने हैं। ओके, देखो एक प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछेगा, निम्न का मानकीकृत रूप लिखिए। तो देखो ये मानकीकृत ये शब्द हैं और इन शब्दों को देखो, इसको हम संजय लिखेंगे, इसको दिनांक लिखेंगे, इसको पुंज लिखेंगे और इसको अंक लिखेंगे, इसको इनाम बोलेंगे और इसको श्लोक बोलेंगे। तो इस तरीके से इन शब्दों को आप लोग रटेंगे और मानकीकृत रूप को लिख के आएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है नेक्स्ट, लिपि किसको कहते हैं भैया? किसी भी भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग याद रखना। भाषा के दृश्य रूप में स्थापित करने वाले प्रतीकों की परंपरा व्यवस्था लिपि कहलाती है। लेकिन आपको ये परिभाषा याद रखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि लिपि किसको कहते हैं? लिपि कहते हैं किसी भी भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि का मतलब होता है लिखना। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट।
मानक भाषा के प्रमुख लक्षण और उसकी विशेषता क्या है? रट लेना इस प्रश्न को भैया। मानक भाषा के प्रमुख लक्षण क्या है और उसकी विशेषता क्या है? तो मानक भाषा के अंतर्गत मानक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ये प्रश्न लगभग आपको बता दूं मैं, आपको पिछले पेपर के अंतर्गत पूछा गया है, तीसरी यूनिट के अंतर्गत। पिछला पेपर जो आपका हुआ है चौथा पेपर, उसमें भी ये तीसरी यूनिट के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि मानक भाषा के प्रमुख लक्षण क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो आज भी इसको मैं आपको रट लेना है कि मानक भाषा के अंतर्गत सर्वमान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, व्याकरण सम्मत होती है, उच्चारण में लेकर में अशुद्धियों में से मुक्त होती है और सर्वमान्य भाषा होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम यहाँ पर। हाँ जी, चलिए अब आपको हम राजस्थान की जो हिंदी भाषा है उसकी 5 भाषा मैंने आपको बताई थी। अब उन 5 भाषा जो हैं उनकी उपभाषा या उपबोलियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी पश्चिम हिंदी। पश्चिम हिंदी के अंदर कौन कौन सी आती है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, प्रश्न आएगा 100% की खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज और बुंदेली समूह। ठीक है ना? इन सभी का विकास कहाँ से हुआ है? शोर श्रेणी प्राकृत के विकसित शोर श्रेणी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है, तो पश्चिम हिंदी याद रख ले आपको। फिर आती है पूर्वी हिंदी, और इसका विकास कहाँ से हुआ है? अर्धमागधी शोर श्रेणी अपभ्रंश से मिलकर हुआ है। उसके बाद तीसरी है बिहारी, ये मागधी अपभ्रंश से हुई है। और चौथी है राजस्थानी, ये शोर श्रेणी अपभ्रंश के रूप में राजस्थानी भाषा विकास हुआ है। और पांचवी है पहाड़ी, और ये पहाड़ी क्षेत्र में बोले जाने वाली उपभाषा जिसका विकास भी शोर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। मोस्ट प्रश्न है ये, प्रश्न आप लोग रट के जाएंगे। हिंदी भाषा की 5 उपबोलियाँ कौन कौन सी है, 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है, अच्छे से याद करके जाना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो याद रखिएगा, भाषा और बोली का अर्थ होता है कि भाषा का क्षेत्र जो होता है ज़्यादातर बड़ा होता है, जबकि बोली का क्षेत्र छोटा होता है। भाषा के अंतर्गत कई बोलियां बोली जा सकती है, लेकिन बोली के अंतर्गत कोई बोली नहीं आती है। बोली जो है भाषा से उत्पन्न होती है, जबकि भाषा बोली में माँ बेटी का संबंध होता है। याद रखना, भाषा का विस्तार थोड़ा बड़ा होता है। भाषा को हम माँ कह सकते हैं, बोली को हम बेटी कह सकते हैं। ठीक है ना? बोली का प्रयोग एक साधारण बोलचाल में किया जाता है, लोक साहित्य सृजन में किया जाता है, जबकि भाषा का जो परिनिष्ठित रूप है वो साहित्य, शिक्षा और शासन संबंधी कार्यों व्यवहार में किया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग कि जनसाधारण के अंतर्गत जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जबकि व्याकरणिक कसौटी के द्वारा परिमार्जित जिस भाषा को कर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकरण के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? मानकीकरण के साधन आपको याद रखना है, ये आपको साधन अच्छे से याद होने चाहिए। पहली साधन है व्याकरण की महती आवश्यकता, दूसरा है कोश, तीसरा रेडियो, चौथा दूरदर्शन और पांचवा है समाचार पत्रों की भाषा। ठीक है ना? इन सभी का आपको याद रखना है। हिंदी भाषा के मानकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, देखिएगा, बिल्कुल आपने जो चौथा पेपर दिया है, 5वां पेपर दिया है, वो बिल्कुल सेम जैसा ही है। ठीक है ना? आपको हिंदी भाषा का शाब्दिक अर्थ बताते हुए उसके उद्गम और ऐतिहासिक विकास की विवेचना करती है। तो बहुत मोस्ट प्रश्न है, अगर निबंधात्मक मुझसे पूछा जाएगा, ये यूनिट नंबर 1 और 2 5-5 नंबर की साथियों। ठीक है ना? 5-5 नंबर की है। बाकी की आपकी क्लास में 7वीं यूनिट रह रही है। इस प्रश्न को आपको पढ़ के जाना है यहाँ से। ये हिंदी भाषा का विभाजन चक्र है, विश्व के सापेक्ष में पूरी तरीके से आपको नहीं याद करना, लेकिन याद नहीं करना है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिएगा, हाँ जी, राजस्थान की प्रमुख बोलियों की विवेचना कीजिए। तो देखो, एक तो मारवाड़ी भाषा, ये मारवाड़ी भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है, इतना याद रखेंगे। इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी है। उसके बाद में आती है मेवाड़ी भाषा। मेवाड़ी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है ना? और इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं। उसके बाद ढूंढाड़ी भाषा। ठीक है ना? और चौथी आती है हमारी हाड़ौती, और उसके बाद में आती है मेवाती और एक बागड़ी। ठीक है ना? बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। ठीक है? संत महाब जी की रचना इसी में होती है। एक है मालवी। ठीक है? मालवी अपनी मालवा प्रदेश के अंतर्गत बोली जाती है, जैसे भोपाल, इंदौर, भोजगढ़, रतलाम, झाबुआ, सीतामऊ। राजस्थान के कुछ मेवाड़ी भाग में भी बोली जाती है, जैसे इसकी निमाड़ी, उमटवाड़ी, रतलामी, सोदवाड़ी, इसकी क्या है? उपबोलियाँ है। ठीक है ना? ये भारत के सापेक्ष में पूछी गई है, आपको राजस्थान के सापेक्ष में लिखा गया है। ठीक है? मानकीकरण मैंने आपको पढ़ा दिया, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हमारे। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। हिंदी के मानकीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, विस्तार से वर्णन कीजिएगा। आप सभी को इस प्रश्न को रट के जाना है साथियों। हिंदी के मानकीकरण में क्या क्या प्रयास किए गए हैं। ठीक है ना?
ये मानकीकरण के प्रयास है कि 1900 से तक मानकीकरण का क्या प्रयास किया गया था लोगों द्वारा। उसके बाद 1900 के बाद में लेकर के 1947 तक मानकीकरण का क्या क्या प्रयास किया गया था भारतीय संविधान के माध्यम से। ये प्रश्न आपको अच्छे से याद करके जाना है। इनमें शब्दों का प्रयोग कैसे होता है, व्याकरणिक प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्र 1947 के बाद में क्या क्या मानकीकरण के प्रयास हुए भाषा सुधारने के लिए, ये भी आप सभी को याद करके जाना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिएगा। क्या रहेगा अब आपको यहाँ से, शायद हो सकता है नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं हम। अब हम आगे चलिएगा यूनिट नंबर 2 और आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 2 में हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य और उसका आकलन क्या क्या किया जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ से मेरे को इनका उत्तर याद नहीं है, ठीक है ना। पहला प्रश्न तो याद रख लेना, वर्तमान में मानक हिंदी के रूप में कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है, एक प्रश्न तो यह है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर आप लोग खुद देख लेना, ठीक है ना, मुझे याद नहीं है, इनका मैंने उत्तर लगाया नहीं। और भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस क्रिया पर बल दिया जाता है, ये प्रश्न भी आपको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में आता है, ये देखिएगा, छात्र समार्थक शब्दों को छांटकर उनका वर्गीकरण करता है, यह कुछ उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, आकलन क्यों किया जाता है, आकलन किसके लिए किया जाता है, तो याद रखना बच्चों में शिक्षण होने वाले व्यावहारिक परिवर्तन और प्रगति के लिए आकलन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, क्या है, हिंदी भाषाई प्रदेशों के अंदर हिंदी भाषा का दोहरा दायित्व है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो हाँ जी, बिल्कुल दोहरा दायित्व है। और कौन कौन से दायित्व हैं इनके, हिंदी विषय वस्तु शिक्षण और दूसरा है अन्य विषयों के शिक्षण सीखने का माध्यम, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा, जो भाषा के मूल उद्देश्य भाषा शिक्षण के, वो कौन कौन से, ये 4 कौशल आपको याद रखना है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW, लिसन, स्पीकिंग, रिटन एंड रीडिंग, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में शैक्षिक प्रक्रिया के 3 सोपान या 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। पहली चीज़ आपको याद रखना है अध्यापन उद्देश्य प्रयोजन, दूसरा है अध्ययन अध्यापन परिस्थितियाँ और तीसरा है हमारा मूल्यांकन। और ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। और चलिएगा हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व बताइए, हिंदी भाषा शिक्षण का क्या क्या महत्व है, ये प्रश्न आपको पढ़ के जाना है। कि राजस्थान में हिंदी भाषा अध्ययन का एक माध्यम है, इस दृष्टि से बच्चों को हिंदी का ज्ञान कराना आवश्यक है। यदि बच्चों के अधिकार भाषा पर नहीं हो रहा तो वे ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रगति कर नहीं कर पाएगा। और भाषा ही चिंतन का आधार है, चिंतन के द्वारा राष्ट्र के सही मायनों में विकास बच्चे कर सकते हैं। भाषा शिक्षण के महत्व को निम्नानुसार समझा जा सकता है, जैसे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास किस तरीके से भाषा करती है, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता में भी क्या सहायता होती है भाषा की, ये पॉइंट आपको पढ़ के जाना है। आपके विचार से भाषा सिखाने के लिए क्या क्या शामिल हो सकता है, तो ये प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, मोस्ट प्रश्न है ये भी, ठीक है ना। बता रहा हूँ केवल, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर एक आलेख टिप्पणी लिखिए। हिंदी भाषा शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं, कि बच्चों को घरेलू भाषा और मानक भाषा के बीच में जुड़ाव स्थापित करती है, बच्चों को अपने शब्दों में अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध करवाती है, बच्चों को प्रश्न पूछने अपनी बात कहने के भरपूर अवसर उपलब्ध करवाती है, बच्चों में दूसरों की बात सुनने और रुचि और धैर्य उत्पन्न करने और सुनी हुई बात का विश्लेषण करने में आत्मविश्वास से टिप्पणी कर पाता है, और बच्चों के भाषाई पूर्व ज्ञान को तरजीह देते हुए उसके उपयोग के नए संदर्भ वे संभावनाएं खोलता है। तो ये प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, काफ़ी थोड़ा लेंथी भी है लेकिन ठीक से अच्छे से याद करके जाना है। ओके चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, सुनने के कौशल का विकास करने के लिए अध्यापक को किन किन गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम किसी बच्चे के अंतर्गत श्रवण कौशल का विकास करेंगे तो अध्यापक को क्या क्या गतिविधियां करनी चाहिए, उसको विकसित करने के लिए क्या क्या उपाय करेगा। चलेगा, पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र और दृश्यों के अनुसार मूर्त वस्तुओं को छोटे छोटे सरल वाक्यों में परिचित शब्दावली में वर्णन करें, और वर्णन में आपको रूप, रंग, आकार आदि में बच्चों के साथ में खुलकर चर्चा करेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप लोग पढ़ के जाएंगे पूरा टोटली, ठीक है ना। यहाँ से आपको ये 4 कौशल दिए गए साथियों, 4 कौशल है, इनमें से आपको अगर 4 कौशल पढ़ के जाएंगे पूरा तो टोटली मैं कहता हूँ आपको एक प्रश्न कौशलों से विकसित करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, ये प्रश्न आपसे 100% पूछेगा। LSRW, ये आपको अगर 4 कौशल याद है और इनको विकसित कैसे किया जाता है, कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
ये लीजिए। और मोस्ट प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन करते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। मोस्ट याद रख लेना। क्या होगा इसका उत्तर, तो देखिएगा, आकलन डर और भय खत्म करने वाला होता है, ठीक है ना। यानी कि आकलन ऐसा होना चाहिए जो डर और भय पैदा ना करे। आकलन की प्रक्रिया में बच्चों की मौलिकता, कल्पनाशीलता और सृजनशीलता के अवसर पर्याप्त होने चाहिए। आकलन की विधियों में विविधता हो ताकि यह प्रक्रिया बच्चों के रुचिकर बन सके, और प्रत्येक गतिविधि में हर एक बच्चे की सहभागिता होनी चाहिए। आकलन के दौरान समग्रता की दृष्टि से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और कौशलों के साथ आकलन का वर्गीकरण करना, विश्लेषण, अवलोकन, चिंतन, मनन, तर्क आदि के आकलन का ध्यान रखना चाहिए। स्पीड से पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको प्रश्न को टच करके बताया है। बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं और अपने आगे वाले प्रश्नों की आप लोग तैयारी करते जाइएगा। गैस पेपर और मॉडल पेपर आप लोग जरूर देखिएगा, मैं एक पेपर लेकर आऊँगा, उसमें से काफ़ी प्रश्न आपके फंसेंगे भी, याद रखना। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।